तो कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो सीजी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 विषय अर्थशास्त्र का फुल सोल्यूशन लेके आ चुके हैं, जो कि सेट बी का है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और इसका पीडीएफ आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ उसमें पासवर्ड लगेगा, जो पासवर्ड हमारे वीडियो के द्वारा ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देख लीजिए, जो कि लिखा है उत्तर क्रमांक 1। तो उत्तर क्रमांक पहला देख लीजिए, उपयोगिता का संबंध मानव आवश्यकता की पूर्ति से है। तो यहाँ पे हम सभी 1 से 28 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। प्रश्न क्रमांक दूसरा में किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होने पर एकाधिकार बाजार कहेंगे। आगे प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का उत्तर हो जाएगा मूल्यह्रास उत्पादन प्रक्रिया में पूंजीगत वस्तुओं, मशीन, उपकरण आदि के मूल्य में टूट फूट, अप्रचलन आदि के कारण मूल्य में कमी को हास्य मूल्य कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आप पेपर देने जाओ तो पूरा पेपर आपसे बन जाए। आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ पे लिखा है उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए एक व सेवा की उपयोगिता की उपभोग किया जाता है। आगे देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5। तो अब प्रश्न क्रमांक 5 का देख लेते हैं, जो कि लिखा है धातु मुद्रा। अब धातु मुद्रा के रूप में तांबा, लोहा, सोना आदि धातुओं का क्रमिक प्रयोग हुआ है, किंतु धातुओं की तुलना में सोना, लोहा समय तक उपयोग हुआ है। आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 6। अब प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देख लीजिए, जो कि लिखा है विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रिजर्व बैंक करता है। तो यहाँ पे विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक। आगे देख लीजिए यहाँ पे आपका लिखा है प्रश्न क्रमांक 7। अब प्रश्न क्रमांक 7 में आ जाते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 31 मार्च तक होता है। आगे प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देख लीजिए, जो कि लिखा है अधिक के बजट। अब अधिक के बजट को देख लीजिए, जब बजट में सरकार की प्राप्तियां सरकार के खर्चों से अधिक दिखाई जाती है, यानी सरकार की प्रवृत्तियां सरकार के खर्चों से, जो कि सरकार के खर्चों से अधिक दिखाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक के बजट। अब इसका आपको सूत्र देख लीजिए, अधिक के बजट बराबर अनुमानित सरकारी प्राप्तियां बटे अनुपातिक सरकारी व्यय। अब आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 में है कीमत रेखा। कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है जिन्हें एक उपभोक्ता प्राप्त आय तथा वस्तुओं की विनिमय की कीमत के आधार पर क्रय कर सकता है। समीकरण। अब इसका सूत्र देख लीजिए, समीकरण यम कोष्टक में आय बराबर PIXI प्लस P2 गुणे 2। अब देख लीजिए जहां x1 कोमा करके आपको लिखना है x2 वस्तु की इकाइयां। अब उसके नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा है P1 इंटू P2 वस्तु की कीमतें हैं। आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर देख लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर यहाँ पे लिखा है कि अल्पाधिकार की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। तो यहाँ पे आपको अल्पाधिकार की विशेषताएं लिखना है, वो भी 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसको देख लीजिए, विक्रेताओं की संख्या कम रखना।
पहला तो हो जाएगा विक्रेताओं की संख्या कम रखना, और दूसरा आपका विशेषताएं हो जाएगा कि समरूप या वेदित वस्तुएं। अब दूसरा का हो जाएगा समरूप या वेदित वस्तुएं। अब इसी के साथ साथ तीसरे नंबर का देख लीजिए जो कि लिखा है कीमत स्थिरता। तीसरे को हो जाएगा कीमत स्थिरता। तो बहुत ही सरल और सटीक हम आपको उत्तर बता रहे हैं, तो सभी प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, अब इन्हीं की जो डिटेल है तो हम कर लेते हैं एक बार। जो पहले का है विक्रेताओं की संख्या कम, तो इसका आपको डिटेल कर लेना है। अल्पाधिकार बाजार में थोड़े से विक्रेता होते हैं, तो यहाँ पे अल्पाधिकार बाजार में जो होते हैं कि थोड़े से विक्रेता होते हैं, क्योंकि प्रत्येक विक्रेता कुल पूर्ति के एक बड़े भाग पर नियंत्रण करता है। क्योंकि प्रत्येक विक्रेता जो है तो कुल पूर्ति के एक बड़े भाग में ही नियंत्रण रखता है। आगे जो कि दूसरा इसी का प्रश्न है, दूसरा में देख लीजिए क्या लिखा है, समरूप या भेदित वस्तुएं। अब समरूप या भेदित वस्तुएं का जो हम डिटेल कर लेते हैं, तो इसका कर लेते हैं। अल्पाधिकार बाजार में फर्में तो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। जो अल्पाधिकार है वो बाजार के फर्मों में समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, एक ही जैसे वस्तुओं का उत्पादन करती हैं जो कि एक ही समान होती है, या भेदित वस्तुएं का उत्पादन करती हैं। इसी के साथ साथ भेदित वस्तुओं का भी उत्पादन करती है। अब तीसरा हो जाएगा कीमत स्थिरता। अब कीमत स्थिरता का देख लीजिए जो कि लिखा है, अल्पाधिकार बाजार में फर्मों के बीच पारस्परिक निर्भरता के कारण वस्तुओं की कीमत में स्थिरता की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब यहाँ पे अल्पाधिकार बाजार में फर्मों के बीच जो है तो पारस्परिक निर्भरता के कारण वस्तुओं की कीमत में स्थिरता पाई जाती है। आगे क्योंकि यदि एक कीमत को घटाती या बढ़ाती है तो सामने वाला भी मूल्य घटाता या बढ़ाता रहता है। अब यहाँ पे यदि वह कीमत घटती या बढ़ती रहती है तो सामने वाला भी उसको देखकर वह कीमत को घटाता और बढ़ाता रहता है, क्योंकि वह अपने तो फायदा देखता है। अब इसी के साथ साथ इससे दोनों को हानि होती है। अब जैसे ही ये सामने वाला उसको घटाता है, मूल्य को घटाता या बढ़ाता रहता है, तो उन दोनों को हानि होती है उसके ही बीच में। अब आगे देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11, जो कि प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर देख लीजिए आप। यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में 3 अंतर। अब राष्ट्रीय आय और निजी आय में 3 अंतर आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे देख लीजिए। एक तो आपको पैराग्राफ खींच लेना है, जो कि एक तरफ आपको लिखना है आधार और दूसरी तरफ आपको लिखना है राष्ट्रीय आय और तीसरे तरफ आपको लिखना है निजी आय। अब देख लीजिए राष्ट्रीय आय में पहला नंबर आपको आधार में आपको लिखना है, पहला नंबर डाल के कि यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षों पर ब्याज। अब यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षों पर ब्याज लिखना है आपको आधार पर पहले नंबर डाल के। अब उसी के सामने आपको लिखना है जो कि यहाँ पे लिखा था राष्ट्रीय आय, तो आपको राष्ट्रीय आय में लिखना है राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज नहीं शामिल किया जाता। अब राष्ट्रीय आय में जो राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं किया जाता है। अब इसी के साथ साथ निजी आय में आ जाते हैं, तो निजी आय में क्या लिखना है, निजी आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज के भुगतान को शामिल करते हैं। अब निजी आय में जो है तो ऋणों को ब्याज के भुगतान में शामिल किया जाता है। अब दूसरे में चल देते हैं, तो दूसरे में चलना है तो यहाँ पे आधार पे लिखना है दूसरा नंबर डाल के भुगतान शामिल। अब भुगतान शामिल में देख लेते हैं जो कि राष्ट्रीय आय में केवल आय भुगतान शामिल किया जाता है। अब राष्ट्रीय आय में केवल आय और भुगतान दोनों ही शामिल किया जाता है इसमें। अब निजी में चलते हैं, तो निजी में देख लीजिए आप, निजी आय में आय भुगतान तथा हस्तांतरण भुगतान दोनों शामिल किए जाते हैं। अब जो निजी में है तो निजी आय में जो है तो भुगतान और आय भुगतान तथा हस्ताक्षर तीनों ही इसमें शामिल किए जाते हैं। अब तीसरे में चलते हैं जो कि आधार पे आपको लिखना है तीसरा नंबर डाल के कि सूत्र।
अब यहाँ पे सूत्र में लिखा है, आगे देख लीजिए, राष्ट्रीय आय का सूत्र, राष्ट्रीय आय घरेलू साधन आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन। अब देख लीजिए राष्ट्रीय आय में आपको क्या लिखना है तीसरे नंबर में कि राष्ट्रीय आय का सूत्र। अब जो राष्ट्रीय आय का सूत्र है वो राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू साधन आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन। अब विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध साधन होते हैं, अब इसी के साथ साथ हम इसी के सामने लिख लेते हैं कि निजी आय का। अब निजी आय का देख लीजिए, घरेलू साधन आय, घरेलू साधन आय घरेलू उत्पादन से सरकारी क्षेत्र को प्राप्त आय प्लस समस्त चालू हस्ताक्षरण भुगतान प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अब इसी के साथ साथ हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो उत्तर है, तो यहाँ पे इसका उत्तर जो है राजकोषीय घाटे की पूर्ति सरकार। ये जो प्रश्न 12 तो ये राजघाटे के आधार पर है। तो यहाँ पे राजकोषीय घाटे की पूर्ति सरकार द्वारा अपनी प्रतिभूतियों के बदले रिजर्व बैंक से ऋण लेकर की जाती है। अभी जो राजकोषीय घाटे की पूर्ति सरकार जो है, तो अपनी प्रभूतियों के बदले में ये रिजर्व बैंक से ऋण लेता है। ऋण लेकर बैंक इनके बदले में नई मुद्रा जारी करता है। अब जैसे ही सरकार राजकोषीय बैंक रिजर्व बैंक से ऋण लेता है, तो उसके बदले में उस सरकार रिजर्व बैंक को एक नई मुद्रा प्रदान करता है। अब इसी के साथ साथ जिसे मुद्रा निर्माण कहा जाता है, भारत में इसे सामान्यतः घाटे का बजट कहते हैं। अब जैसे इसे मुद्रा निर्माण कहा जाता है, उसी के साथ साथ भारत में इसे सामान्य घाटे का बजट भी कहते हैं। अब देख लीजिए मुद्रा निर्माण घाटा इस बात का सूचक है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के ऋण कार्यक्रमों को किस स्तर तक सहायता प्रदान की है। अब इसका कहना ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो सरकार के ऋण कार्यक्रमों को किस स्तर तक सहायता प्रदान की है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट है तो हम आपको पार्ट अगला लेके आएंगे। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो वीडियो है तो आप सभी को कैसा लगा, और वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगा मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी नॉलेजमेंट मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए आरके टीच एमपी को। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।